अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दर पर्दा में। आज आपको बताएंगे बजट 2025 से 26 तवक्कुआत और इम्कानात, IMF का पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर रसूख कम करने का मुतालिबा, गैर मुल्की सरमायाकारी और निजीकारी हुकूमत अपने मिशन में कितनी कामयाब। नाज़रीन, IMF ने मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर रसूख को कम करे। महज ये एक फनी तजवीज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निज़ाम की कमजोरियों की निशानदेही है। पाकिस्तान में पॉलिसी साजी का अमल तवील अरसे से ताकतवर मुफादात, अशराफिया और बाज़ औक़ात ब्यूरोक्रेसी के ज़ाती या गिरोही मुफादात के ज़ेरे असर रहा है। इसकी वजह से शफाफ और अवामी मुफाद पर मबनी फैसले अक्सर पसे पुश चले जाते हैं। ये सवाल बड़ा अहम है कि आया IMF का ये दबाव पाकिस्तान के लिए एक मौका है या फिर महज कर्जा लेने के लिए एक शर्त है। अगर हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी से इन इस्लाहात को अपनाती है तो ये मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह के लिए एक नया बाब खोल सकता है। लेकिन अगर ये मुतालिबात महज वक्ती मंजूरी के लिए कबूल किए जाते हैं तो ना सिर्फ इस्लाहात अधूरी रहेंगी बल्कि अवामी एतमाद में मजीद कमी भी वाक़ई होगी। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कर्जों का बोझ, बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की गिरती हुई कदर और सरमायाकारी के फुकदान ने मईशत को जमूद की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। इन हालात में बजट जो आ रहा है ये महज एक सालाना दस्तावेज नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल का तयन करने वाला एक लम्हा होगा। अगर हुकूमत वाकई देरपा माली इस्तेहकाम और पायदार तरक्की चाहती है तो ये बजट एक इस्लाहाती एजेंडा होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक खुशनुमा एदाद-ओ-शुमार का गुलदस्ता। अच्छा, जो टैक्स इस्लाहात हैं, महसूलात हैं, उनमें वुसअत, अशराफिया के खिलाफ फैसले, ये असल इम्तिहान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी मसला महदूद टैक्स नेट है। अच्छा, FBR की जो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट है उसके मुताबिक फिल वक्त तकरीबन 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 69,97,200 अफराद और कंपनियां बाकायदा टैक्स गुजार हैं, जबकि लाखों नॉन फाइलर्स हैं। और इस बजट में चंद अहम फैसले नागुज़ीर हैं। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना, इस मकसद के लिए डिजिटल जो ट्रैकिंग है, नादरा का डेटा है, बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं, उनको बरूए कार लाना होगा। बिला जवाज टैक्स छूट का खात्मा, मुख्तलिफ तबकात को हासिल रियायतें जिनका जवाज मुआशी नहीं बल्कि सियासी होता है, उन्हें ख़त्म किए बगैर निज़ाम की शफाफियत मुमकिन नहीं है। ताकतवर तबकात से टैक्स वसूली, अगर हुकूमत ने सिर्फ आवाम पे बोझ डाला और अशराफिया को बचा लिया, जो कि अक्सर होता है, तो ये बजट एक और मौका गवा देगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बगैर मईशत को बहाल करना तकरीबन नामुमकिन है। बिजली और गैस की कीमतों की वजह से गर्दिशी कर्जा बढ़ता है और इस बहरान से निकलने के लिए जो दर्जे झैल इक़दामात हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। कीमतों में खुद कार एडजस्टमेंट का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए ताकि आलमी निरखों के मुताबिक रेट तय हो। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जो निजकारी है वो बड़ी ज़रूरी है। इनको निजी शोबे के हवाले किए बगैर लाइन लॉसेस और बदनवानी ख़त्म नहीं की जा सकती। सब्सिडी की निशानदेही, हदबंदी, बिला तफरीक सब्सिडी की बजाय जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको बराह रास्त रियायत दी जाए। तरक्याती बजट और सियासी दिखावा, क्या हम दोबारा वही गलती करेंगे? अच्छा, इसके हवाले से जो अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको माली गुंजाइश के बगैर बढ़ाया गया तो ये तरक्की नहीं होगी बल्कि सीधी सीधी माली इंतजामी होगी। प्रोजेक्ट्स की तादाद बढ़ाने की बजाय जो स्टैंडर्ड है, मेयार है और रिजल्ट्स हैं, नताइज है, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तरक्याती बजट सिर्फ उस वक्त फ़ायदामंद होता है, कारामद होता है जब उसके पीछे हकीकी माली बुनियाद जो है वो मौजूद हो। तिजारती आज़ादी और निजकारी में मेरे ख्याल से अब अमल का वक्त आ चुका है। इस हवाले से ज़रा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमल का जो वक्त आया है उसके लिए हुकूमत को आखिर क्या क्या करना चाहिए। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? दरामदी पॉलिसी को हुकूमत को चाहिए कि आज़ाद करे। इसके साथ साथ सब्सिडी की जो सियासत है उससे इज्तनाब करे और जो थर्ड पॉइंट है जी, निजकारी को पावर जो पॉइंट है उससे निकाल कर हकीकत में बदलना होगा। और निजकारी उस वक्त काबिल एतमाद होगी जब PIA जैसे इदारे जो हैं उनको फौरी फ़रोग़ किया जाए, दीगर इदारों की निजकारी में शफाफियत और रफ्तार नज़र आए। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सैलाब हो गया, खुश्क साली हो गई, गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीलियाँ हो गई, उससे मईशत पर बड़े मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस तनाजुर में माहौलियाती जो फंडिंग है उसको सिर्फ बैनुल-अक़वामी इमदाद पर ना छोड़ा जाए। कार्बन टैक्स और जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनको कौमी बजट का हिस्सा बनाया जाए। काबिल तजदीद तवानाई को तरजीह दी जाए। दिलेराना इस्लाहात ही कौम की राह बदल सकती हैं। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। एक, इस्लाहात का कठिन रास्ता जहां
ताकतवर तबकात को भी कुर्बानी देना पड़े ताकि जो माली नज़्म ज़ब्त है वो हो, अवामी जो एतमाद है वो बहाल हो जाए। दूसरा, सियासी फ़ायदे का रास्ता, जब वक्ती रिलीफ होगा, खुशकुन ऐलानात होंगे, सब्ज़ बाग दिखाकर कौम को मजीद कर्जों के दलदल में धकेला जाएगा। अगर हुकूमत ने पहला रास्ता चुन लिया तो ये वही लम्हा हो सकता है जो मईशत पर अपनी सियासत कुर्बान करने का दावा सच कर सकता है। अच्छा, अब ये जो बजट आ रहा है ये महज एक मुआशी दस्तावेज नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बल्कि ये एक आईना है जो ये दिखाएगा कि पाकिस्तान ने खुद को तब्दील करने का इरादा किया है या फिर अभी भी नहीं किया। अगर हुकूमत ने शराफिया के मफादात पर आम पाकिस्तानी को तरजीह दी तो ये बजट एक तारीखी मोड़ बन सकता है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर मईशत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, बजट आ रहा है, क्या तवक्कुआत हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस बजट से? क्योंकि हर बजट से पहले कहा जाता है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा और वह आदमी रिलीफ के लिए इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन बजट आने के बाद वही आम आदमी बड़ा सीखपा होता है, नाराज़ होता है, नाला होता है, गिले शिकवे करता नज़र आ रहा होता है कि इसमें मेरे लिए क्या था। देखिए, एक बात तो पहले हमें डिसाइड कर लेनी चाहिए कि बजट जो है ये हुकूमत के लिए बनता है, अवाम के लिए नहीं बनता। अच्छा। और पर्टिकुलरली जब से IMF प्रोग्राम आया है उस वक्त से फोकस ये है कि कैसे हुकूमत के अखराजात को कैसे टैक्सों के साथ पूरा किया जा सके। तो इसमें अवाम का तो कोई हिस्सा है ही नहीं अदर दैन के अवाम ने टैक्स देने हैं और हुकूमत ने टैक्स लेने हैं और अपने अखराजात पूरे करने। अब मसला ये है कि IMF प्रोग्राम की वजह से हमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल गई है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। फिर तमाम मुश्किलात जो 25 IMF प्रोग्राम में हम देखते आ रहे हैं वो दोबारा से सर उठाती। तो एक तो ये है कि ये बजट हुकूमत के लिए है। दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट इस साल की वो ये है कि क्योंकि हमारा हिंदुस्तान से अभी जंग हुई है 4 दिन की, जो बड़ी महंगी जंग है, और उसके जो अखराजात हैं वो भी इस बजट में आएंगे। और जो फिर डिफेंस के लिए हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है, अपने एयर डिफेंसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे टोटल चढ़ाई की है और उसने किसी का परवाह किए बगैर, किसी एविडेंस के बगैर पाकिस्तान पे हमला किया है। और पाकिस्तान को अपना दफा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है और वो बड़े अखराजात उसमें हुए। तो इस साल के बजट में डिफेंस के बजट को भी बहुत इजाफा होने की ज़रूरत है। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें इजाफा किया जाए। ठीक है। अब IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम है उसके तहत ये है कि जो भी हुकूमती अखराजात हैं वो टैक्सों से पूरे होंगे, वो आप कर्जों से आप पूरे नहीं कर सकते। और टैक्सों में भी आपने इतने टैक्स कलेक्ट करने हैं कि अखराजात से तकरीबन 2000 अरब एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है ताकि कुछ कर्जों की सर्विसिंग भी हो सके। ठीक। सो हुकूमत के लिए अब बड़ा मुश्किल ये एक इक्वेशन बन गई है कि क्या लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए या फिर अपने बाकी अखराजात जो हैं, दूसरे अखराजात हैं, उनको कम किया जाए ताकि टैक्स इतने ना लगाने पड़े। और वो कश्मकश में इस वक्त हैं कि अगर हुकूमत के अखराजात कम करने हैं तो नंबर एक तो ये है कि आपका जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें 40-45 जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, क्या हमें ये सारी मिनिस्ट्रीज चाहिए? यहाँ बहुत सी मिनिस्ट्रीज तो प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो चुकी हैं 18th अमेंडमेंट के तहत, तो वहाँ भेज दिया जाए और उनके अखराजात की बचत की जाए। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हुकूमत अपने आप को डाउन साइज करे। फिर उसके साथ साथ ये चैलेंज है कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कभी खत्म ही नहीं होता। उसमें बेशुमार पैसा डुबोया जाता है, वो कभी कंप्लीट ही नहीं प्रोजेक्ट होते। उसका नेट इफेक्ट इकोनॉमी पे बहुत गलत है।
तो क्या 1-2 साल के लिए हम पीएसडीपी को बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो आई थिंक ये इश्यूज जो हैं ये इस बजट के मेन इश्यूज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा और कि 18वीं तरमीम का भी आपने जिक्र किया, सूबों के पास कुछ चीज़ों के इख्तियारात जो हैं, लेकिन सूबों की अब देखते हैं, मेरे जहन में अचानक से वो एनएफसी अवार्ड्स का आ गया कि उसमें भी सूबों की अक्सर बहस रहती है कि जी हमें कुछ नहीं मिलता है। उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए। देखिए, सूबों को तो उनकी जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि पिछला जो एनएफसी अवार्ड था उसने सूबों को तकरीबन 57% रेवेन्यूज जो हैं वो सूबों की तरफ मोड़ दिए थे। और सूबों के ऊपर कोई कदगन भी नहीं है कि वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट करें या वो कैसे उसको खर्च करते हैं। बल्कि अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सूबे जो हैं उनका आईनी उनके ऊपर है एक इंस्ट्रक्शन कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को का निज़ाम बनाना है, और हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही नहीं बन रहा। और जो टैक्स रेवेन्यू है जो सूबों को जाता है वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं जाता, और बड़ी अनइवन डेवलपमेंट हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस साल के बजट में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी और ये पता लगेगा कि क्या हुकूमत संजीदा है पाकिस्तान के माली प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, या वो सिर्फ टैक्स 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 करेगी और हर एक के ऊपर टैक्स लगाएगी। और वो टैक्स लगाने से हमें पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो बहुत ख़राब हुआ है। एक तो बहुत इंतशार है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, अब इंडिया से भी जंग है, सो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन हमारे अपने अपने लोग जो हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक। क्योंकि वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि अगले 5-10 साल कोई माहौल ऐसा बनेगा जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई रिटर्न दे सकेगी। ठीक। सो आई थिंक कि ये अब रिफॉर्म बजट होना चाहिए, डायरेक्शन देनी चाहिए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए रादर देन टैक्स ओरिएंटेड। इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को डीरेगुलेट करें, जो एनओसी का निज़ाम बना हुआ है उसको कम करें, ब्यूरोक्रेसी का दखल अंदाजी को ख़त्म करें, प्राइवेटाइजेशन करें और एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाएं, ताकि पाकिस्तान का जो एंटरप्रेन्योर है उसके ऊपर जो मुश्किलात हैं उसको ख़त्म किया जाए और वो इन्वेस्ट करना शुरू करे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होने शुरू होंगे। तो उस लिहाज से इस साल का बजट बहुत अहम बजट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो निजकारी के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए ये जो बहस है, ये किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाती, किसी नुक्कर नहीं लगती। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि कोई इस पर डिसीजन नहीं हो पाता, ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठता। पीआईए के हवाले से अगर बात की जाए तो उसकी निजकारी पर कितनी बहस चलती रही लेकिन अभी तक हो नहीं सकी। आपको क्या वजह समझ आती है? देखिए, हमारा निज़ाम जो है ना वो ताकत देना नहीं चाहता, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि वो फिर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएगा और उसके ऊपर जो कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी का या पॉलिटिशियंस का वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे जो वो नौकरियाँ पेट्रनेज होती है वो ख़त्म होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो एक ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में वो कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब उसके अलावा कोई और चारा रहा नहीं, कि अगर आप ये प्राइवेटाइज वगैरह नहीं करेंगे तो ये लॉसेस और बढ़ते चले जाएंगे, और लॉसेस को फिर आप टैक्सों से कैसे पूरा करेंगे? आवाम तो ऑलरेडी गुर्बत में डूबी हुई है। आवाम अभी एक बहुत बड़े इन्फ्लेशनरी पीरियड से गुजरी है, उसकी आमदन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भी नहीं डाल सकते, पढ़ा जो खुराक नहीं दे सकते। तो
अब हमें निज़ाम को तब्दील करना बहुत ज़रूरी हो गया है और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। चलिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपका गला भी ख़राब है, लेकिन आपने फिर भी हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट्स देना चाहें तो सर, डॉक्टर साहब लास्ट में अगर कोई मैसेज देना चाहें बजट के हवाले से। आई थिंक ये हमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत है और ये जो मैंने बातें की हैं रिफॉर्म्स के मुताबिक, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना, एनर्जी सेक्टर में बहुत मसले मसाइल हैं, वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल ख़त्म करना और एक मार्केट ड्रिवन एनर्जी सेक्टर बनाना, ये बहुत बड़े बड़े काम हैं। ठीक और इसके लिए हुकूमत को बड़े डट के काम करना चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर खाकान नजीब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमी पे गहरी नज़र रखते हैं, मईशत के हवाले से गाइड करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बजट करीब है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? डॉक्टर फिजा, आई थिंक कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे कि फ्रेमवर्क आईएमएफ के साथ तय हुआ है, बजट में जो खसारा है, जो मालियाती खसारा है, वो बतदरीज कम होगा। याद रखिए कि मालियाती खसारा जो है ना, इस पूरे जो सिस्टम को मतलब हम चोक करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को चोक करते हैं, बैरूनी खसारा बनता है, ये इसकी जड़ है। यानी कि खर्चा ज्यादा और कमाई कम। आज से 3-4 साल पहले हम 8% अपनी इकोनॉमी के हुजम का खसारा कर रहे थे। इस साल लगता है 5.5-6 के दरमियान करेंगे। अगले साल के पहली चीज तो ये तय हुई है कि हम 5.1% का खसारा करेंगे, और इस खसारे में से अगर आप मार्कअप की पेमेंट जो तकरीबन 8,600 अरब है वो निकाल दें, तो एक सरप्लस सा होगा जो 1.6% है। ये है वो फ्रेमवर्क तो बिल्कुल क्लियर आ गया है सामने। अब इसमें ये तय होना है कि जो आपने बजट का हदफ है टैक्स का, वो इस साल 12,300, अगले साल 14,100-200 के करीब जा रहा है। अब ये जो 18-1900 अरब का सफर है डॉक्टर फिजा, सबसे बड़ी हर्डल है कि उसको कैसे तय करना है। देखिए, एक तो कुछ इसमें से 1200-1400 आ जाएगा ग्रोथ से, यानी कि कुछ ऑटोनमस ग्रोथ होती है, कुछ कीमतें बढ़ती हैं, तो वो आ जाएगा। अब रह गया 500-600 अरब, वो आना है किस चीज से? टैक्सेस में रद्दोबदल करके। सो कुछ टैक्स कम होना है, यानी कि डॉक्टर का जो टैक्स है सैलरी पे, उसको कम करना है। मैं होप करता हूँ कि आप हर बार मेरी सैलरी पे टैक्स नहीं भूलते। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी एंकर है पाकिस्तान की, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, तो यू आर पेइंग 49% ऑन योर थिंग। यानी कि अगर आप 1 करोड़ कमा रही हैं, महीने का 50 लाख रुपया जो है वो हुकूमत को दे रही है, बल्कि 49 लाख रुपीज टू बी एग्जैक्ट। अच्छा, अब थिंक थ्रू दिस इज नॉट फेयर, ये बहुत हाई हो गया है। सो हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है लोअर टियर की। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक लेट से कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं 60,000 रुपया कमा रहा हूँ सिर्फ महीने का, मुझ पे भी उस 10,000 पे टैक्स लगा हुआ है, जबकि आज से 3 साल पहले भी जो लिमिट थी कि टैक्स शुरू नहीं करेंगे, वो 50,000 थी, आज भी 50 है। आज आप बाजार में जाएं, और आप तो जाती होंगी, आप जाएंगी बाजार में सामान खरीदेंगी, आप सोचे 3 साल पहले जो 50,000 बाय करता था एक्स गुड्स, आज वो एक्स माइनस वाई बाय करता है, तो आपको 70-80 हजार लेके जाना पड़ता है अपनी शॉपिंग की। ये तो एक आम जबान। सो हमें जो बेसिक लिमिट है वो ऊपर लेके जानी है, 75-80 हजार, 1 लाख के करीब, जिसपे हम टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। ये सबसे बड़ी रिलीफ होगी। तीसरी जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, मैन्युफैक्चरिंग पे 45% टैक्स है, इसका जो सुपर टैक्स है उसको 1-2% हर साल कम करने की एक प्लान दीजिए। सो ये तो हो गया जो टैक्सेशन साइड पे। कुछ नए टैक्स लगने हैं, एफईडीज, जीएसटी में तब्दीली, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी में तब्दीली, पेंशनर्स पे जो हाई इनकम पेंशन है उस पे टैक्स आ सकता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे टैक्स आ सकता है। पर मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनको बहुत सोच के लगाइए। ऑल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इज नॉट बैड। सो अगर आप सिन टैक्स जिसे कहते हैं कि आप बुरे काम से रोकना चाहते हैं डॉक्टर फिजा को कि वो बुरी चीजें ना खाएं, तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव एंड यू हैव टू थिंक थ्रू। फिर फाटा पाटा की जो एग्जेम्पशंस हैं उसकी बात हो रही। अब ये सारी फाइनलाइजेशंस हैं ऑन द टैक्स साइड। लेट्स होप कि हम आखिर में एक सोच रखें कि डॉक्टर फिजा की सैलरी पे टैक्स, मेरे दोस्त का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग की
इनकम का टैक्स, नॉन सैलरीड पे इनकम का टैक्स, ये सारे टैक्सेस को मसावी बना दें, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड एक ही टैक्सेशन का फ्रेमवर्क जो है उस तरफ मूव करें। ये अगर हम इस तरह बजट को फ्रेम करेंगे, और दूसरी साइड एक्सपेंडिचर की है, उस पर भी कभी बात कर लेंगे, तो आई थिंक वी कैन मूव बेटर इनटू द न्यू बजट। ठीक है, चलिए, मैं आपकी बात को टोकना नहीं चाह रही थी, दरमियान में इंटरप्ट नहीं कर रही थी। मेकअप पे भी टैक्स लगेगा? खवातीन का फेवरेट सवाल। मेरा ख्याल है कि उस पे काफी अब टैक्स जितनी लगा हुआ खवातीन है। टीवी देख रही हैं वो नहीं चेंज करेंगी चैनल के। अब सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। नहीं, आई थिंक जितना उस पे टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी एंड ऑल, और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। और हम उनके लिए रिक्वेस्ट ठीक। कर देंगे कि ना बढ़ाएं। ठीक है। अच्छा, जब भी बजट के बारे में बात होती है, बजट से पहले जो प्री बजट एक डिबेट हो रही होती है, तो अक्सर यही कहा जा रहा होता है डॉक्टर साहब के जी, जो आम आदमी है उसको रिलीफ दिया जाएगा, जो आम बंदा है उसको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन वही आम बंदा सबसे ज़्यादा पिस जाता है, और वही आम बंदा ज़्यादातर आप देखिएगा कि जब भी बजट के हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं लोग, बाहर जाके रिपोर्टर्स जाते हैं या आउटडोर प्रोग्राम जो होते हैं, तो लोगों की राय जब जानी जाती है, उसी आम आदमी की, अवाम की राय जब जानी जाती है, तो अवाम जिस तरह की राय देती है वो आपके सामने है। हमेशा सैलरीड बंदा, उस पर टैक्स ज़्यादा लग जाता है। फिर जैसे हम रियल एस्टेट की बात करें, एक्सपोर्टर्स की बात करें, बहुत से लोग जो कि उस टैक्स नेट में नहीं आ पाते उस तरह जिस तरह के आना चाहिए, तो फिर हर दफ़ा ऐसा लगता है कि ये जो बात की जाती है उस पर अमल नहीं किया जाता, और लोगों में आपको पता है फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है। एक तो ये कि जीएसटी की एग्जेम्पशंस काफी उड़ गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब कम उड़ेंगी। सो कोई ऐसा नया टैक्स सेल्स लेवल पे नहीं लगेगा कि चीजों की महंगाई जो है वो, यानी कि महंगे जो इस वक्त महंगी होने की रफ्तार है बहुत नीचे आ गई है, वो आगे ना जाए। सैलरीड पे मैंने गुजारिश की कि टैक्स को कम करना चाहिए। एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो वल्नरेबल सेगमेंट्स को सपोर्ट करता है। अभी हम 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछें, आई वुड जैक इट अप, बिकॉज ये उन लोगों के घर पे हम पैसे देते हैं जो वल्नरेबल हैं, कोई आंगहानी सूरत हाल से हैं, सो उनको अब अगर आपने ये सारा कुछ करके नए टैक्सेस नहीं लगाने, तो फिर आपको अपना जो एक्सपेंडिचर साइड है ना उसको देखना पड़ेगा। यानी कि क्या मतलब है, 43 डिवीजन से हुकूमत चलानी है कि 20-25 डिवीजन से हुकूमत चलानी है? जो सूबों का काम है, उन्होंने अपना खर्चा, हमने उनको पैसे नीचे दे दिए हैं, पर बहुत सा खर्चा वफाक कर रही है, उसके बारे में सोचें। सो वफाक को अगर नए टैक्सेस नहीं लगाने, तो उन्होंने अपने खर्चे उन चीजों पे, फूड, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ये वफाक का काम नहीं है। तो पैसे बचाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से आप देखने के सूबों को जो इतराजात होते हैं वो आपके सामने हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? देखिए, मैं एनएफसी पे ये कहूंगा कि प्री एनएफसी वफाक को कुछ काम करने हैं। वो चीजें जो उनकी करने की नहीं है, पहले उनको ना करें और उन पे खर्चे बंद कर दें। दैट्स प्री एनएफसी। 7th एनएफसी में है 8, 9, 10। 10वां जो है इस अगस्त में खत्म हो जाएगा। इस डिबेट को खोलना पड़ेगा, और मैं सिर्फ एक जुमला बोलूंगा तो पीपल विल अंडरस्टैंड। 82% ये पॉपुलेशन पे बेस्ड है। 82%। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करें तो आपको हम ज्यादा शेयर देंगे, कुछ पॉवर्टी पे, बैकवर्ड एरियाज पे। सो इस फॉर्मूले की दुनिया ने अब सोच जो है वो बदल दी है, और इंसेंटिव डिफरेंट आ गया है। हम पॉलिसी मेकर्स का काम है, सो बजट के बाद वी विल डू सेशंस कि हम क्या फ्रेमवर्क एनएफसी का रखें, सो दैट जो पॉलिटी है ऑल ओवर पाकिस्तान, उसको हम ला सकें इस चीज पे कि दैट्स द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और जी आप कंप्लीट कीजिएगा बात। इससे पहले एक्सपेंडिचर में एक और रिफॉर्म वो है कि अभी हम ये करते हैं कि डॉक्टर फिजा 200 यूनिट इस्तेमाल कर रही है तो हम उन्हें 9-10 रुपए की बिजली देंगे। इस चक्कर से निकल जाए, बिजली दें उस कीमत पे। और डॉक्टर फिजा अगर उस वल्नरेबल सेगमेंट में है तो उनको इनकम सपोर्ट, जो पाकिस्तान का माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मैं आपको जरा याद करवा दूं, इतने यूनिट्स पे तो सबने, जब आपको याद है, नारे लगाए थे जब इलेक्शन कैंपेन्स की थी, फ्री बिजली देनी थी इलेक्शन मैनिफेस्टो में। तो चले, वो तो एक मोमेंटम होता है, बट अगर आप वाकई जाके सोचें तो आपको किसी पार्टी ने 300 यूनिट पे फ्री देनी थी, किसी ने 200 यूनिट पे फ्री देनी थी। सो मैं उसका बिल्कुल आपको एक तोड़ बता रहा हूँ, या जिसे कहेंगे इकोनॉमिकली वाइबल प्लान बता रहा हूँ। आप डॉक्टर फिजा कहें कि आप 200 इस्तेमाल करें, 300 करें, सोलर लगाएं, आप खाना जिस तरह का भी पकाएं, आप क्या करती हैं, वी लीव इट यू, आपको हम पैसे देंगे बिकॉज यू डिजर्व। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बिजली के यूनिट की सब्सिडी से निकलकर इनकम बेस्ड सपोर्ट पे मुल्क को ले जाएं। तो बिजली में डिस्टॉर्शंस हैं वो भी निकल जाएंगी।
मैं आपके प्रोग्राम में ना बड़ी जुजियात में जाके हमेशा गुफ्तगू करता हूँ, आई डोंट, मैं सिर्फ एक मैक्रो लेवल की गुफ्तगू नहीं कर देता कि ये चीजें बजट में आनी चाहिए। बजट को ठीक ठीक करना लाजिम व मलजूम हो गया है पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी डॉक्टर साहब आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। एक मैं वही सवाल दोबारा दोहराऊंगी कि हर दफ़ा कहा जाता है कि जी जो टैक्स नेट है उसमें लाया जाएगा लोगों को। फिर हम अगर एफबीआर की बात करें, पहले ये भी कहा जाता रहा कि जी आईडी कार्ड के थ्रू हो जाएगा। नादरा के पास पूरा आपको पता है कि सबका डाटा होता है, तो फिर भी टैक्स नेट में नहीं लाया जाता लोगों को। और दूसरी बात है कि जितने भी सैलरीड लोग हैं, ज़ाहिर बात है जो दारों में काम कर रहे हैं, जो सैलरी बेस्ड लोग हैं, उनकी तो सैलरी में से बाकायदा टैक्स डिडक्शन होती है, फिर उनको सैलरी मिलती है। अगेन आई वुड से कि सेक्रीफाइस भी वही करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी वही करते हैं, और उन्हीं पे मलबा गिरता है कि इस साल वो इतना टैक्स दे रहे हैं, अगले साल उससे ज़्यादा देते हैं, अगले साल उससे ज़्यादा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा ये बात करते हैं, अक्सर ऑन लाइटर नोट भी करते हैं मेरे प्रोग्राम में, वैसे भी बात सीरियस बात भी है कि अगर किसी की सैलरी बढ़ जाती है, लास्ट टाइम आपने बड़ी मुझे याद है एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ गई है तो आपका टैक्स भी उसके ऊपर बढ़ गया, और जो चीज़ें हैं जो आप परचेज करते हैं, अशिया खुरोनोश है, जो जो चीज़ें आप इवन उसमें मेकअप के महंगे प्रोडक्ट्स हैं या जो कुछ भी है, कपड़े हैं, तो उनके रेट्स भी बढ़ गए ना इन्फ्लेशन की वजह से, तो आपकी तो सैलरी समझे कि वही रही। दुरुस्त। सो लोगों की बाइंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ टैक्स में रद्दोबदल सैलरी नॉन सैलरी को करना चाहिए, ये बात हाँ। दुरुस्त है। देखिए ना, पर अफसोस मुझे ये होता है कि 78 ईयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस हमने मुल्क में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाया। हालांकि 20% के करीब तकरीबन एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक निकाल भी दूं तो 12-13%। और आप ये सोचिए लगाया कैसे जाकर। दी IMF ने अपने डॉक्यूमेंट में आपसे ये लिखवाया कि आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का नफाज करेंगे, और फिर चारों प्रोविंसेस ने किया। अगर जिंदगी इस तरह चलानी है ना फिजा साहिबा, कि मतलब एक सेक्टर को बाहर रखें, दूसरा हमने कहा कि हम ताजिर दोस्त स्कीम से 50 अरब लाएंगे। अब एस्टिमेट्स आर के चंद मिलियन, 35-40 लाख, 3.5 मिलियन रुपीज आए। अगर मेरे वो दोस्त हर दफा एतराज करेंगे कि उनकी डायरेक्ट टैक्सेशन में उनको नहीं लाना और इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही छोड़ना है, तो फिर मुल्क जो है वो सैलरीड पर, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्सेस लगाकर ही चलेगा। और सैलरीड पर टैक्स लगाने का नतीजा ये है कि मिडल ईस्ट में सिफर चुके टैक्स है तो लोग वहां चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होती है। सो आई थिंक अगेन दिस इज हाई टाइम। ये आपने बात की थी नादरा का डेटा, मैं पाकिस्तान के डेटे की बड़ी मिसाल देता हूं, इस पे हम बेशक एंड कर सकते। नादरा का डेटा, डॉक्टर फिजा का, यानी कि आपका फैमिली ट्री मौजूद है हमारे पास, आपका बैंक डेटा मौजूद है हमारे पास, आपका यूटिलिटी डेटा तीनों, फोन, गैस, बिजली मौजूद है, आपकी रेंटल इनकम, आपके घर पे क्या है वो सब मौजूद है। आपने कितने ट्रैवल किए हैं, लोकली भी ट्रैवल कितने किया आपने, इंटरनेशनली ट्रैवल कितने किए। अब मुझे बताएं, अगर इस सब का मैं इकट्ठा करूं और आपके एक्सपेंस बने 5 लाख रुपए महीना, और आप सैलरी या आप अपनी इनकम शो करें 2 लाख रुपए महीना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा ना कि बाकी जो रकम है वो कहां से आ। एग्जैक्टली। पाकिस्तान इज रिच इन डेटा, डिजिटलाइजेशन ऑफ दिस प्रोसेस, ट्रायल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा रेवेन्यू, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड है, उसने ही ये इनकम्स को रेकनसाइल करना है, ये डेटा माइनिंग होनी है। दिस इज पाकिस्तान फ्यूचर। इससे हम एक फेसलेस में चले जाएंगे, और जो आपका डेटा है उसको देखकर एक प्री पॉपुलेटेड रिटर्न आपको आएगा। सो आखिरी बात यह है कि एक सिंप्लीफाई भी करें, ताकि लोगों को अपना जो टैक्स है उसके लिए दर दर पे टैक्स लॉयर्स के पास ना जाना पड़े, बल्कि वो खुद समझ सकें कि जो कट किया वो दे दिया, अगर कोई रद्दो बदल हुआ है, गाड़ी बेची ली है, वो लिख दिया। सो ये इससे जाहिर ये होता है फिजा, अगर खत्म कि अगर हम ये 2-3 साल में काम करें तो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बजट, टैक्सेशन ऑफ द बजट का मसावी होना, ये सब चीजें मुमकिन है, एंड दैट्स द गुड स्टोरी। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन भी वक्त दिया और बड़ी अच्छी आपने बात की। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अशफाक तोला साहब ने माहिर मईशत की सितारों के मोहताज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब ज्वाइन करने के लिए। अशफाक साहब, बजट आ रहा है और बजट आने से पहले के जो दावे होते हैं, बजट आने के बाद जो होता है बड़ा तजाद होता है, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, वी ऑल नो कि हमारे वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा है, तो ऐसे में बजट से एक्सपेक्टेशन लगाना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल ही हो सकता है कि कोई ऐसी हुकूमत आ जाए कि जो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आपको बजट में कोई रिलीफ दे सके। तो इन माई हम्बल व्यू मेरा ख्याल है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, मगर ये है कि कोशिश ज़रूर की जा रही है
कि सैलरी तबके को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। बट अब कितना रिलीफ मिलता है, क्या मिलता है, आईएमएफ से क्या डीलिंग होती है, अगर अप्रूवल होती है नहीं होती है, दैट इज येट टू नो। और जब तक बजट अनाउंस नहीं होता वी कांट से। तो अशफाक साहब, ये जो सैलरीड तबके को रिलीफ दिया जाएगा, अभी सैलरीड तबका जितना टैक्स दे रहा है, अगर उसको बढ़ाया नहीं जाता, उसको भी मेंटेन ही रखा जाता है कि जितना है बस उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये भी रिलीफ कंसिडर होगा या और पिछले से कम किया जा सकता है परसेंटेज को? ये तो बढ़ाया नहीं जाएगा, और ये जो बढ़ाया नहीं जाएगा, और वही रिलीफ मेरा कंसिडर होगा ना कि पिछले साल जैसा ही होगा? नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल आप समझिए रिलीफ है भी और नहीं भी है। या तो कम किया मगर जाए मेरा ना। सॉरी, मैं आपकी बात कम काट रही हूँ किया। अशफाक साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर साल टैक्स बढ़ा दिया जाता है ना। एक तनख्वाह अगर किसी की जितनी भी है उस पर वो जितने % टैक्स दे रहा है, अगले साल अगर तनख्वाह नहीं भी बढ़ती तो टैक्स जो है वो ज़्यादा दे रहा है, यानी उसकी तनख्वाह तो कम हो गई, ज़्यादा डिडक्शन होगी। अब इस बार अगर वो टैक्स को नहीं बढ़ाते, उतना ही रखा जाता है जितना पिछले साल था, तो क्या इसको भी वो रिलीफ कहेंगे? सारे कुछ कमी की जाएगी, बढ़ाया नहीं। तो आप ठीक है, बिल्कुल और फिक्र कमी ना के करें, चांसेस भी हैं, या मतलब सेम मेंटेन रखा जाएगा या कमी की जाएगी? जी मेरा ख्याल से कमी की तरफ मुस्बत कोशिशें हो रही हैं, ठीक और इंशाल्लाह हो जाए। ठीक है, ये तो आप एक अच्छी खबर सुना रहे हैं सर। इसके अलावा जो टैक्स नेट में लोग नहीं आते हैं, हर बार कहा जाता है आएंगे, ताजिर तबके के हवाले से बात होती है, एग्रीकल्चर के हवाले से बात होती है, रियल एस्टेट की खासतौर पे बात होती है, तो हर बार कहा जाता है नहीं टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन नहीं लाया जाता। देखिए ताजिर तबके को टैक्स में लाना, उनकी अपनी शराइत पे आप ला सकते हैं, आप अपनी शराइत पे नहीं ले जा सकते। और 2 साल पहले रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन में मैं खुद चेयर था, और उस रिपोर्ट में हमने बड़ी अच्छी तरीके से लिखा था, ना सिर्फ रिपोर्ट में लिखा था बल्कि इनसे नेगोशिएशन भी कर लिए थे, और बात हो चुकी थी, और दे वर विलिंग टू कम अंडर द टैक्स नेट। उन्होंने हमसे जो बात की थी, मेरा ख्याल है 3 एफबीआर के मेंबर भी थे, और मेरे साथ काफी एफबीआर की टीम थी, और हमने ये नेगोशिएट किया था कि आप हमें अपने टर्नओवर का 1% एज अ टैक्स दे दें। और वो कोई टैक्स बनता था, उसका हजम था 270 अरब कम से कम। तो वो हमने लिख दिया था, उस वक्त के जो चेयरमैन थे उनको बता भी दिया, सब कुछ किया, बट बजट में नहीं आया। वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। ताजरों को तो हम ले आए, इसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आया, पता नहीं उनको मेरा ख्याल है कोई नॉलेज थी नहीं टैक्स को, और उन्होंने वो ताजिर दोस्त स्कीम और पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिए। किसी एक फॉरेन कंसल्टिंग फर्म्स को आई थिंक मेरा ख्याल है हायर किया गया, और उन्होंने जो मेरा ख्याल है खिचड़ी पकाई, उसके बाद से आज तक वो संभल नहीं सके। तो सबसे पहले आपको इनकी ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है इसको एबॉलिश करनी पड़ेगी, और इनके साथ इनके टर्म्स पे बात करके जो हमने की थी उसी टर्म्स पे आप बात करें, एंड दे आर विलिंग टू पे। मेरा ख्याल है अब हो सकता है दे माइट गो अ स्टेप बैकवर्ड, बट वी कैन कन्विंस देम, और उनको मेरा ख्याल है इतना मसला नहीं होगा, आप आराम से 300-400 अरब उनसे निकाल सकते हैं। दूसरा आपने कहा एग्रीकल्चर का देखेंगे टैक्स इतना आसान नहीं है लेना, और सूबों के हाथ में कभी भी ये प्रॉपरली कलेक्ट नहीं होगा, ना वैल्यू होगा। उसके लिए हमने कहा था कि आप मिनिमम एसेट टैक्स लगा दें, और ये जो लोग कहते थे कि जी हमें, इन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं लग सकता है, तो हमने कानूनन इनको साबित कर दिया था कि ये लग सकता है। बट आपको पता है लग सकता है और लगाने में बहुत फर्क है। ठीक। तो वो बहुत फर्क जो था ना वो काउंट कर गया, और मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक पार्ट बन गया। अब तीसरा आपने कहा रियल एस्टेट। देखिए रियल एस्टेट में मेन मसला ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इस वक्त जो रियल एस्टेट आपके यहाँ रियल एस्टेट नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। रियल एस्टेट के बिजनेस को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है, वो कुछ घर लेता है, बनाता है और बेचता है, वहां तक तो ठीक है, ये रियल एस्टेट है, और बल्कि ये रियल एस्टेट का प्रॉफिट नहीं है, आपका नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है। बट अगर आप फाइलें ले लें और उसको बेच दें और उस पर आप टैक्स ना दें, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती वाली बात है। दूसरी तरफ दुनिया का ये वाहिद कि जिसमें 3 वैल्यूएशन चल रही है, एक डीसी की चल रही होती है, एक एफबीआर की, और एक मार्केट वैल्यू है। तो हमने इनको ये कहा कि ग्रिप इसको ब्रिज करें, और ये 2016 से हमने एक एक्सरसाइज की थी। मेरा ख्याल बीच में आके रुक गई थी, और हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो आके इन चीजों को रोक देते हैं। वरना हमें ये करना चाहिए कि आप
कोशिश करें एक मरतबा आप ले आके इसकी मार्केट वैल्यू को बराबर कर दें और उस पे जो टैक्स के रेट्स हैं वो कम कर दें। और थोड़ा अर्सा ये बहुत स्लो चलेगी बिकॉज कि लोगों के ठीक। पास इतनी वाइड मनी नहीं है कि वो ट्रेडिंग करें। तो ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, जो जेन्युइन बायर होगा वो आएगा, वो लेगा। बट अब ये जो कहना है ना कि जी रियल एस्टेट का बिजनेस ठप हो गया, ये रियल एस्टेट का सट्टा ठप हुआ है, बिजनेस ठप नहीं हुआ। ठीक। अरे सर, ये भी हमारे यहाँ बड़ी कैश में जो पेमेंट्स जारी होती हैं, इस पे भी जरा मैं आपका कमेंट चाहूंगी। पेमेंट देखें, मजबूरी बन गई है आपकी इकोनॉमी की, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपका बगैर सेल्स टैक्स के जो कारोबार होता है, और दूसरा आपके जो एग्रीकल्चर में आड़ती है उनसे कैश बहुत जनरेट होता है। और आपको ये पता नहीं है, वो मिडिल मैन अगर ना हो बीच में तो मेरा ख्याल है हमारा किसान बहुत खुशहाल होता। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि फार्म टू मार्केट वो करते, और फार्म टू मार्केट करने के बाद उनसे अगर कोई मेरा ख्याल है बीच में वो टैक्स भी दे सकते थे, उनको अच्छी प्राइस भी मिलती। 3 साल पहले मैं आपको हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब की ही जबानी बताता हूँ, वो जब हबीब बैंक के चीफ थे तो उन्होंने आई कैप के प्रोग्राम में, मैं खुद प्रेसिडेंट था, तो वहाँ आके उन्होंने ये बताया था कि जब उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया कि सारे इनपुट्स वगैरह किसानों को खुद लेके देते थे, बैंकिंग सिस्टम में लेके आए, इनको लोन्स दिए, इनकी तनख्वाहें दी, और इन्हें हर किस्म को फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन किया। और जब इनकी आउटपुट आई तो उसमें 80% का प्रॉफिट हुआ है किसानों को। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आरतीओं का और मिडिलमैनों का काम खत्म करे। वो खत्म नहीं करेंगे आप तो किसान भी ठीक। मजबूर हो जाएगा, गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी, और कैश इकोनॉमी परवान चढ़ेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।